नमस्कार साथियों, सीईसी गुरुकुल व्याख्यान माला में आपका हार्दिक अभिनंदन। हमने अपने पिछले व्याख्यान में जयशंकर प्रसाद रचित चंद्रगुप्त नाटक की मूल संवेदना, उनके पात्रों का चरित्र चित्रण और उनके उद्देश्यों पर चर्चा की है। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज के हम इस व्याख्यान में चंद्रगुप्त नाटक की अभिनयता, उसकी रंगमंचीयता पर बात करेंगे। नाटक एक दृश्य विधा है। कहानी, उपन्यास, कविता आदि हम पढ़कर आनंद लेते हैं, परंतु नाटक को पढ़ने के साथ साथ हम मंच पर अभिनीत होता हुआ भी देख करके और दर्शक के रूप में उसका आनंद लेते हैं। और नाटक अन्य विधाओं से कहीं अधिक प्रभावित करता है, क्योंकि वे हमारी इंद्रियों को और अधिक अपनी ओर आकर्षित करता है। तो एक दृश्य विधा के रूप में नाटक का विकास संस्कृत के समय से कालिदास के नाटकों से प्रारंभ हुआ और वह परंपरा आगे चल कर के हमारे हिंदी साहित्य में भी दिखाई देती है। और संस्कृत काव्य शास्त्र में नाट्य शास्त्र के रूप में भारतीय रंगमंच के सिद्धांत बनाए गए कि नाटक को रंगमंच के अनुरूप किस तरह से होना चाहिए, नाटक में कितने पात्र होने चाहिए, दृश्य योजना कैसी होनी चाहिए, वेश सज्जा कैसी होनी चाहिए, रंगमंच के शिल्प विधान कैसा होना चाहिए। तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में ये पूरी विस्तार से चर्चा है। तो इसी तरह से पाश्चात्य विद्वानों ने भी, आलोचकों ने भी अपने स्थिति के अनुकूल रंगमंच के सिद्धांतों की परिकल्पना की। संकलन त्रय, देश, काल और वातावरण को आधार बना करके रंगमंच के सिद्धांत बनाए। तो पश्चिमी जो नाटक लिखे गए वे रंगमंच के अनुकूल लिखे गए। तो प्रसाद ने जब नाटकों की रचना की तो प्रसाद वो परंपरा से बने हुए जो रंगमंच के सिद्धांत थे उनका अनुपालन करते हुए दिखाई नहीं देते हैं। वे उस परंपरा को तोड़ते हुए, उसका विकास करते हुए नाटक के क्षेत्र में नवीन प्रयोग करते चले जाते हैं। प्रसाद का एक निबंध संग्रह है काव्य कला और अन्य निबंध, और इसके अंतर्गत वे नाटकों के विषय में, रंगमंच के विषय में अपने विचार, अपना मंतव्य प्रस्तुत करते हैं। यद्यपि रंगमंच को लेकर के उनका स्वतंत्र रूप से कोई सिद्धांत नहीं है, परंतु उनके विचार नाटकों की भूमिकाओं में और उनके निबंधों में यत्र तत्र दिखाई दे जाते हैं, जिनसे हमें रंगमंच विषयक प्रसाद के दृष्टिकोण का ज्ञात होता है। प्रसाद नाटक को साध्य मानते हैं, रंगमंच को नहीं। प्रसाद से पूर्व भारतेंदु युग में, द्विवेदी युग में जो नाटक लिखे गए वे रंगमंच को ध्यान में रखते हुए, मंच की सज्जा को, मंच के शिल्प विधान को, उसकी सीमा को ध्यान में रखते हुए रखे गए। तो जिसके कारण रंगमंच साध्य हो गया, नाटक साधन मात्र बनकर रह गया। और प्रसाद इस नाटक को मुख्य मानते हुए वे नाटक को साध्य मानते हैं, रंगमंच को नहीं। प्रसाद का कथन है कि प्रत्येक काल में माना जाएगा कि काव्यों के अथवा नाटकों के लिए ही रंगमंच होते हैं। काव्य की सुविधा जुटाना रंगमंच का काम है। रंगमंच के संबंध में ये भारी भ्रम है कि नाटक रंगमंच के लिए लिखे जाएंगे। प्रयत्न तो ये होना चाहिए कि नाटक के लिए रंगमंच हो, जो व्यवहारिक है। तो इस तरह से वे रंगमंच को महत्व उतना नहीं देते, वे नाटक के विषयविद को, नाटक के वस्तु विधान को, उसके शिल्प को, उसकी संवेदना को अधिक महत्व देते हैं। कि अगर केवल रंगमंच को केंद्र में रख करके नाटक लिखा जाएगा तो नाटक की मूल संवेदना, जो नाटक का कथ्य है, जो नाटक का उद्देश्य है, वे कहीं पीछे रह जाएगा। तो इसलिए वे रंगमंच को केंद्र में रखते हुए नाटक की रचना नहीं करते हैं। और यही कारण रहा कि आलोचकों द्वारा प्रसाद के नाटकों पर अनेक प्रश्न चिन्ह लगाए गए।
अनेक आरोप लगाए गए, उन्हें अनभिनय माना गया, अनभिनय रंगमंच के योग्य ही नहीं माना गया कि ये केवल पाठ्य है, नाटक है, केवल इनको पढ़ा जा सकता है, इनको मंच पर अभिनीत नहीं किया जा सकता। और इसके लिए आलोचकों द्वारा अनेक तर्क दिए गए कि क्या कारण है जिसके कारण प्रसाद के नाटक, विशेष रूप से चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी आदि नाटक, कि वह मंच पर अभिनीत नहीं किए जा सकते। तो उन्होंने कुछ पॉइंट्स, कुछ ऐसे तर्क गिनवाए, जिसमें सबसे पहले तो यही कहा गया कि इनके कथानक में घटनाओं की बहुलता है, इतनी अधिक घटना चक्र है, इतना विस्तार है कि वे रंगमंच पर अभिनीत नहीं हो सकता, मंच पर एक साथ नहीं दिखाया जा सकता। और जो वस्तु विन्यास है उसमें बिखराव है, वे उनमें कहीं एक सूत्रता की कमी है, जिसके कारण मंच पर अभिनय करने में भी कठिनाई होती है और श्रोताओं का भी साधारणीकरण, उनके रस में भी, रसानुभूति में भी कहीं बाधा आती है। एक दूसरा आरोप ये लगाया गया कि इसमें पात्रों की संख्या में अधिकता है, पात्र बहुत ज्यादा होते हैं और इतने अधिक पात्रों को रंगमंच पर अभिनय करने के लिए एक साथ लाना ये भी कठिन कार्य है, दुर्लभ है। और दृश्यों की अधिकता एवं जटिलता है। अब चंद्रगुप्त नाटक को ही देखें तो इस नाटक में 44 दृश्य हैं, 4 अंक हैं और दृश्य भी जटिल है। पहला दृश्य अगर तपोवन का है तो दूसरा दृश्य मगध के राजसभा का है, उसके पश्चात बंदी गृह का दृश्य है। तो अब रंगमंच की अपनी सीमाएं होती है, रंगमंच पर कैसे दिखाया जाए। मंच पर एक दृश्य दिखा रहे हैं तो पर्दा गिरता है, दूसरे दृश्य के लिए मंच को तैयार करने के लिए समय चाहिए और इतना अधिक दृश्य होंगे तो उसके लिए जब बार बार पर्दा गिरेगा, उठेगा और समय ज्यादा लगेगा और दर्शकों में की रसानुभूति में बाधा उत्पन्न होगी। और गीतों की अधिकता है, प्रसाद के नाटकों में गीत बहुत ज्यादा है। चंद्रगुप्त को नाटक को ही ले, इसमें भी 13 नाटक गीत है और एक गीत अगर मंच पर प्रस्तुति की जाती है तो एक गीत को 3 से 4 मिनट का समय लगेगा, तो 13 गीतों को करने के लिए ही 1 घंटा निकल जाएगा, 40-45 मिनट निकल जाएंगे, तो समय बहुत अधिक लगेगा। और प्रसाद के इसी चंद्रगुप्त नाटक को अगर मंच पर अभिनीत किया जाए तो 4-5 घंटे लग जाएंगे और इतना समय ना तो श्रोताओं दर्शकों के पास होता है और ना ही रंगमंच के अनुकूल पड़ता है। तो गीतों की अधिकता भी इस नाटक की अभिनयता के लिए अनुकूल नहीं है। एक अन्य आरोप लगाया जाता है कि प्रसाद की भाषा में क्लिष्टता है, दुरूहता है, उनकी शैली जो है वो काव्य प्रधान है। जब आप चंद्रगुप्त नाटक मित्रों पढ़ेंगे तो आप देखेंगे प्रसाद का कवि रूप भी अधिकांशतः दिखाई दे जाता है। जहां भी अवसर मिलता है वे वहां प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करने लगते हैं। भाषा में तत्सम निष्ठता है, साहित्यिकता अधिक है और जो अभिनय करने वाले पात्र हैं वे उसका सही उच्चारण नहीं कर पाते, उनके लिए याद करना कठिन हो जाता है और संवाद इतने बड़े बड़े हैं, संवाद स्वगत कथन बहुत ज्यादा है और इतने स्वगत कथनों को याद करना, उनको प्रस्तुत करना अभिनेताओं के लिए भी एक चुनौती हो जाती है। और शैली की बात करें, भाषा शैली की बात करें तो प्रसाद दार्शनिक शैली को प्रस्तुत करते हैं, वे कहीं ना कहीं दर्शन को की गंभीरता को ले आते हैं, जिसके कारण नाटक की रोचकता में बाधा पड़ती है और अति साहित्यिक है। इससे पूर्व नाटकों में साहित्यिकता नहीं थी। नाटक में लोक पक्ष, जनता को जागृत करना, जनता को सामने रखते हुए, उनकी रुचि को केंद्र में रखते हुए नाटक लिखे गए, तो उनमें साहित्यिकता का अभाव था। पर प्रसाद के नाटक अति साहित्यिक हो गए, तो ये भी आलोचकों के लिए एक
आरोप का कारण बन गया। और एक अन्य आरोप लगाते हैं कि प्रसाद के नाटक में देश, काल और वातावरण, इनमें तारतम्यता का अभाव है। 20 वर्षों का निरंतर पूरा जो घटना चक्र है वे नाटक में चित्रित किया गया, चंद्रगुप्त नाटक में। तो काल की विस्तार है, परिवेश का विस्तार है, कभी मगध का दिखा रहे हैं, कभी मालव का दिखा रहे हैं, कभी युद्ध का वातावरण है, कभी पंचनद प्रदेश के दिखा रहे हैं, कभी तपोवन का दृश्य है। तो इस तरह से जो एक संकलन त्रय में जो तादात्म्य होता है, वे तारतम्यता का अभाव हमें प्रसाद के नाटकों में दिखाई देता है, जिसके कारण ये नाटक रंगमंच के अनुकूल नहीं है। ये आरोप प्रसाद के नाटकों पर लगाया गया, स्कंदगुप्त नाटक पर, चंद्रगुप्त नाटक पर। परंतु ये एक पक्षीय दृष्टिकोण है। ये उस समय कहा जा सकता था जब रंगमंच का विकास पूर्ण रूप से नहीं हुआ था। आज तकनीकी स्तर पर अनेक नए नए प्रयोग होने लग गए हैं। आज रंगमंच के क्षेत्र में पर्याप्त विकास हुआ है, परिष्कृति आई है। तो आज हम इस तरह के आरोप को स्वीकार नहीं कर सकते। साहित्यिक रचना के स्तर पर अगर हम चंद्रगुप्त नाटक को देखें तो यह नाटक उत्कृष्ट कोटि का है, क्योंकि चंद्रगुप्त नाटक जब रचा गया या प्रसाद जब नाटक रचना कर रहे थे, उससे पूर्व को हम नाटक की परंपरा को हम देखें तो पारसी थिएटर की परंपरा रही। पारसी थिएटर लिखे जा रहे थे और उन नाटकों में जनता का मनोरंजन करना एकमात्र उद्देश्य था। और उन नाटकों में अश्लीलता भी हुआ करती थी, फूहड़ता भी हुआ करती थी, भाषागत अनेक त्रुटियां हुआ करती थी। और साहित्यिक रचना के रूप में तो वे नाटक बिल्कुल ही नहीं रचे जाते थे। तो दर्शकों की रुचि के परिष्कार करने के लिए, एक शिक्षित वर्ग के लिए नाटकों की रचना नहीं की गई थी पारसी थिएटर के रूप में। तो वहां नाटक का स्तर बहुत निम्न कोटि था। तो उसी को देखते हुए हिंदी साहित्य के अंतर्गत एक साहित्यिक रचना के रूप में, एक साहित्यिक रचना के स्तर पर प्रसाद अपने नाटकों की सर्जना करते हैं। रंगमंच की दृष्टि से देखा जाए तो पहले तो यही माना जाता था कि वे रंगमंच के अनुकूल नहीं है, अनभिनय है। और यहाँ तक कि डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान ने ये यहाँ तक भी कह दिया कि प्रसाद के नाटक पढ़े तो जा सकते हैं पर खेले नहीं जा सकते। तो खेले नहीं जा सकते अर्थात मंच पर अभिनीत नहीं किए जा सकते। तो एक दूसरा वर्ग आया जिन्होंने प्रसाद के नाटकों को पूर्णतया मंच के योग्य माना। और प्रसाद ने स्वयं अपने नाटकों के विषय में मत प्रस्तुत किए। जब उनके नाटकों पर यह आरोप लगाया गया आलोचकों द्वारा कि वे अनभिनय हैं, तो प्रसाद के सामने एक और भारतेंदु युगीन नाटकों की परंपरा है, अरबी फारसी के नाटकों की परंपरा है और पारसी थिएटर की परंपरा है। तो उसको देखते हुए प्रसाद को मन में एक दुविधा तो नहीं कह सकते, एक निकृष्टि का भाव आता है नाटकों के प्रति। वे स्वयं कहते हैं कि मेरी रचनाएं तुलसीदत्त, शैदा और आगा हश्र की व्यावसायिक रचनाओं के साथ नहीं नापी तोली जानी चाहिए, क्योंकि उन रचनाओं का स्तर प्रसाद के नाटकों के स्तर के सामने बहुत तुच्छ था। मैंने उन नाटक कंपनियों के लिए नाटक नहीं लिखे। फिर वे उन नाटक कंपनियों पर व्यंग्य करते हुए, पारसी थिएटर कंपनियों के ऊपर व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि 4 चलते अभिनेताओं को एकत्र कर लिया, कुछ पैसे जुटा करके 4 पर्दे जुटा लेते हैं और दुअन्नी अठन्नी के टिकट पर इक्के वाले, खोमचे वाले दुकानदारों को बटोर बटोर कर जगह जगह प्रहसन करती फिरती है। तो ऐसी पारसी थिएटर कंपनियों के लिए मेरे नाटक नहीं है। मेरे नाटक
आम जनता के लिए, इक्के चलाने वाले, खोमचे वाले दुकानदारों के लिए नहीं है। उन्होंने अपने नाटकों की रचना की है तो किसके लिए? परिष्कृत रुचि वाले साहित्यिक लोगों के लिए, उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों के लिए, और साहित्यिक स्तर पर नाटकों को एक साहित्यिक रूप प्रदान करने के लिए रचना करते हैं। वे कहते हैं कि मेरे नाटकों की काव्य प्रधान शैली कुछ चाहती है। क्या चाहती है? क्या वे मांग करते हैं कि यदि परिष्कृत बुद्धि के अभिनेता हों, सुरुचि संपन्न सामाजिक हों व पर्याप्त द्रव्य काम में लाया जाए तो ये नाटक अभीष्ट प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। तो 3 मुख्य पक्ष प्रसाद नाटक के संदर्भ में प्रस्तुत करते हैं कि नाटक के जो अभिनय करने वाले पात्र हैं, जो अभिनेता हैं, उनकी बुद्धि परिष्कृत होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई रास्ते चलते किसी भी ऐसे ही व्यक्ति को अभिनय करने के लिए पात्र बना दिया। पात्र कैसा हो? परिष्कृत बुद्धि वाला हो। और जो नाटक देखने वाले हों, जो सामाजिक हों, वे भी कैसे होने चाहिए? सुरुचि संपन्न, कि उनकी भी बुद्धि पर्याप्त परिष्कृत हो चुकी हो, शिक्षित वर्ग हो। अशिक्षित वर्ग के लिए वे केवल मनोरंजन मात्र के लिए वे नाटकों की रचना नहीं करते हैं। और पर्याप्त द्रव्य काम में लाया जाए, अर्थात रंगमंच की आवश्यकता के अनुरूप धन भी खर्च किया जाए, व्यय भी किया जाए, तो ये नाटक अभीष्ट प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रसाद नाटकों के संदर्भ में रंगमंच की दृष्टि से उसे एक उत्कृष्ट कोटि प्रदान करते हैं, उसे एक साहित्यिक रूप प्रदान करते हैं। और एक वर्ग ऐसा आया, एक आलोचकों का, नाटक निर्देशकों का एक ऐसा वर्ग भी आया जिन्होंने प्रसाद के नाटकों को पूर्णतया अभिनय के योग्य माना, और जो आलोचक नाटकों की अभिनयता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे, पात्रों को लेकर, कथानक को लेकर के, भाषा को लेकर के, संवादों को लेकर के जो विभिन्न आरोप लगा रहे थे, उनका उत्तर इब्राहिम अलका जी देते हैं। नाटक निर्देशक रहे हैं, एक श्रेष्ठ नाटक निर्देशक रहे हैं। तो वे कहते हैं कि व्यावसायिक अपेक्षाओं को न समझने वाले थिएटर जगत के लोगों ने प्रसाद के नाटकों को सीमित दृष्टि से आंका व पूर्वाग्रह बना लिए। प्रसाद के नाटकों में वे दोष गिनाए गए जो उनकी अपनी नासमझी की उपज है। सच तो यह है कि हिंदी के किसी निर्देशक के पास इतनी व्यावसायिक समझ व अनुभव नहीं है कि वे प्रसाद के नाटक को उठा सके। तो यहाँ इब्राहिम अलका जी जो है, वे प्रसाद के नाटकों का दोष नहीं मानते हैं, उन्हें वे रंगमंच के अनुरूप मानते हैं, उन्हें वे अनभिनय नहीं मानते हैं। वे मानते हैं कि वास्तव में जो नाटक अभिनीत करने वाले या नाटक के निर्देशक हैं, उनमें कमी है, उनमें दोष है, उनकी नासमझी है। नाटक निर्देशक के पास इतनी व्यावसायिक समझ और अनुभव नहीं है कि वे प्रसाद के नाटकों के साथ न्याय कर सके, वे उनको अभिनीत कर सके। तो नाटकों का दोष नहीं है, नाट्य निर्देशकों का और रंगमंच का दोष है, क्योंकि रंगमंच की जो सीमाएं हैं, उसकी जो कमियां हैं, वे दोषपूर्ण है, न कि प्रसाद के नाटक। और प्रसाद के नाटकों का उसके पश्चात सफल मंचन भी हुआ। ध्रुव स्वामिनी नाटक के अनेक मंचन हुए, चंद्रगुप्त नाटक के, जन्मेजय के नाग यज्ञ के, स्कंदगुप्त नाटक के अनेक रंगमंच पर अभिनीत किए गए, और बड़े बड़े नाट्य निर्देशकों ने इन नाटकों का सफल मंचन किया, और दर्शकों द्वारा उन नाटकों की सराहना भी की गई, सराहा भी गया। अब नाटक निर्देशक एक शांता गांधी, जिन्होंने प्रसाद के नाटकों का सफल मंचन किया, उन्होंने भी यही कहा कि आवश्यक विश्वास, संकल्प, समुचित साधन हो तो सभी कमियों को दूर करके इन नाटकों का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया जा सकता है।
कि नाटकों का सफलतापूर्वक प्रदर्शन करने के लिए क्या आवश्यकता है। एक विश्वास कि ये नाटक रंगमंच के योग्य है, और अगर दृढ़ संकल्प ले ले और समुचित साधन हो रंगमंच के अनुरूप, तो इन कमियों को, कौन सी कमियां, जो नाटक के ऊपर, चंद्रगुप्त नाटक के ऊपर ये आरोप लगाया गया कि बहुत अधिक पात्र हैं। देखें तो इसमें कुल 28 पात्र हैं, 19 पुरुष पात्र हैं और 9 स्त्री पात्र हैं, पर सभी पात्रों को एक साथ तो मंच पर नहीं दिखाया जाएगा, और वे सभी पात्र नाटक में उचित स्थान रखते हैं और उन पात्रों की अपनी विशेष भूमिका रही है। और ऐतिहासिक नाटकों के लिए को मंचित करने की अनेक चुनौतियां भी होती हैं, लेखक के सामने भी, निर्देशक के सामने भी। तो उन चुनौतियों से बचना, उनसे दूर हटना और सीधा नाटक के ऊपर आरोप लगा देना, ये उचित नहीं है। तो इसलिए समुचित साधन हो तो कमियों को, एक सबसे बड़ी कमी जो प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त पर लगाई गई, कहा गया कि इसमें गीत बहुत ज्यादा है। अब कौन से नाटक ऐसे हैं जिनमें गीत नहीं होते? गीतों से तो नाटकों में सरसता आती है, और ये गीत भी नाटकों में एक विशेष भूमिका रखते हैं। इन गीतों के माध्यम से प्रसाद कहीं राष्ट्रीय चेतना जगा रहे हैं, कहीं जन जागरण उपस्थित कर रहे हैं, कहीं भारत भूमि के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं, कहीं प्रेम का उदात्त रूप प्रस्तुत कर रहे हैं, और नाटक के ये गीत संवाद का भी कार्य कर रहे हैं। तो ये गीत नाटक की कमी नहीं है, ये नाटक के दोष नहीं है, अपितु नाटक के गुणों के रूप में उन्हें देखा जाना चाहिए। और गीतों में आवश्यक नहीं कि पूरे पूरे गीत दिखाए जाए। जो ये कहा जाता है कि 3-4 मिनट में एक गीत प्रस्तुत होगा तो नाटक का समय बहुत अधिक हो जाएगा, तो पूरा गीत ना दिखा करके उसका 1 या 2 कड़ी दिखाई जा सकती है। जो मुख्य उसका भाग है उतना प्रस्तुत किया जा सकता है, या पार्श्व गायन के रूप में गीत दिखाए जा सकते हैं। उससे समय भी बचता है, और जो नाटककार कहना चाहता है, जो संदेश देना चाहता है, वह भी संदेश आ जाएगा, और दर्शकों के रसानुभूति में व्यवधान भी उत्पन्न नहीं होगा। तो इस तरह से नाटक के पात्रों को लेकर, नाटक के गीतों को लेकर के जो आरोप लगाए गए, उसका खंडन, उसका विरोध ये नाट्य निर्देशक करते हैं। इसी के साथ एक और जो आरोप लगाया गया था कि इसकी दृश्य बहुत अधिक है। नाटक में 44 दृश्य हैं। पहले अंक में 11 दृश्य है, दूसरे में 10 दृश्य है, तीसरे में 9 दृश्य है, चौथे अंक में 14 दृश्य हैं। और दृश्यों में भी कहीं एकदम वन का दृश्य है, तो कहीं राजसभा का दृश्य है, कहीं बंदी गृह का दृश्य है, तो कहीं युद्ध का दृश्य है, कहीं वध का दृश्य है। तो अनेक ऐसे दृश्य जिनके लिए भारतीय नाट्य सिद्धांत में वर्जना की गई, निषेध किया गया कि वध का दृश्य आप मंच पर नहीं दिखा सकते, युद्ध के दृश्य मंच पर दिखाना संभव नहीं होता। परंतु आधुनिक टेक्निक के माध्यम से आज नाटक के संदर्भ में, क्योंकि नवीन तकनीक विकसित हो गई है, तो मंच पर ऐसे दृश्य दिखाना संभव हो गया है, और कुशल नाटक निर्देशक है तो इन नाटकों का सफल मंचन किया जा सकता है। तो इस तरह से नाटक जो है वो मंच पर अभिनीत किए जा सकते हैं। और जो भाषा को लेकर के, चंद्रगुप्त की भाषा को लेकर के आरोप लगाया गया कि इसकी भाषा बड़ी क्लिष्ट है, इसकी भाषा दुरूह है, जो श्रोताओं को समझ में नहीं आती, दर्शकों को समझ में नहीं आती, और अभिनेता जो मंच पर अभिनय करने जा रहे हैं वह भी उनका शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते हैं। तो ये वास्तव में दोष नहीं है, क्योंकि इससे पूर्व साहित्यिक दृष्टि से, साहित्यिक स्तर पर नाटकों की रचना हुई ही नहीं थी।
तो नाटकों में परिष्कृति आना नाटक की विशेषता है, ना कि उसकी कमी। तो प्रसाद अगर परिष्कृत भाषा का, संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग करते हैं तो वह उनकी परिष्कृत रुचि है। वे नाटकों का एक उत्कृष्ट स्तर प्रदान कर रहे हैं, तो उसके लिए अभिनेताओं का कुशल होना, उनकी भाषा की परिष्कृति होना आवश्यक है। तो अभिनय करने वाले जो पात्र हैं वे सामान्य ना होकर के विशेष पात्र हों, उच्च कोटि के पात्र हों, तो इन नाटकों का सफलतापूर्वक मंचन किया जा सकता है। तो रंगमंच की दृष्टि से प्रसाद के अनेक नाटक मंचित भी हो चुके हैं। हम चंद्रगुप्त नाटक के मंचन की बात करें तो दशरथ ओझा ने, रामकुमार वर्मा ने, केशवराम टंडन ने, बीवी कारंत ने, विमल लाठ, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, धीरेन्द्र कुमार, शांता गांधी, अलकाजी आदि अनेक कुशल नाट्य निर्देशकों द्वारा दिल्ली में, वाराणसी में, लखनऊ में, कलकत्ता में, उज्जैन आदि स्थानों पर इस नाटक का सफल मंचन किया गया। एनएसडी में इस नाटक का अनेक बार सफल मंचन हुआ और दर्शकों द्वारा सराहा गया। तो इस तरह से जो प्रसाद के नाटक पर एक आलोचकों के वर्ग द्वारा आरोप लगाया गया था कि वे रंगमंच के अनुकूल नहीं है, वहीं नाट्य निर्देशकों ने इसका सफल मंचन करके इस आरोप का खंडन कर दिया और ये सिद्ध कर दिया कि प्रसाद के साथ नाटक अभिनय के योग्य है। तो ये आज हमने चंद्रगुप्त नाटक की अभिनेयता पर विचार किया, चर्चा की। अगली बार हम नए विषय के साथ पुनः प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।